नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो बेसिक पुस्तक है दोस्तों, बेसिक टेक्स्ट है, बिग बुक जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए शराब से दूर रहने का एक प्रोग्राम दिया गया है, तो उसके अध्याय 5 चैप्टर 5 पे आज मुझे अपने अनुभव साझा करना है। हाउ इट वर्क्स, ये ए का जो प्रोग्राम है वो मेरे जैसे शराबी के लिए कैसे काम करता है दोस्तों, अपने अनुभव के माध्यम से और जो भी इस चैप्टर में लिखा है उसके हिसाब से मैं अपने अनुभव साझा करूंगा। सबसे पहले अपने अल्कोहलिज्म को थोड़ी देर शेयर करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब तक मैं अपने अल्कोहलिज्म को ठीक से समझूंगा नहीं, शेयर नहीं करूंगा, तो ये प्रोग्राम क्या कहना चाहता है ये भी कहीं तो भी हम नहीं समझ पाते। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा और कहीं तो भी दोस्तों एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म जिसको बोल सकते हैं, रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म यानी जिस व्यक्ति का पूरी तरीके से अधपतन हो गया, पूरी बर्बादी हो गई, बहुत ही भयानक किस्म का मेरा शराबीपन रहा है दोस्त। शराब जीवन में आने के पहले एक अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, स्टूडेंट था, पढ़ाई अच्छे से हो रही थी, सामाजिक रूप से मैं अच्छा एक्टिव था, अपने पास पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारी में बहुत कम समय में मैंने अच्छा नाम कमाया था, सब लोग तारीफ करते थे, मान सम्मान करते थे। दूसरी तरफ मैंने दारू से बर्बाद होते हुए लोगों को देखा था। मेरे अपने घर में मैंने मेरे पिताजी का शराबीपन देखा था, कैसे एक व्यक्ति शराब से बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या तकलीफें होती है, ये सब मैंने खुद अनुभव किया था। और ठीक वैसे ही दोस्तों बाहर में भी मैंने कई लोगों को शराब से मरते और बर्बाद होते हुए देखा था। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे जीवन में कॉलेज में जाने के बाद में शराब आई और मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि ये जो शराब है जो मैं मजे की खातिर शुरू की है, तो ये बाद में मेरी पूरी बर्बादी का कारण बनेगी और मैं बाकी लोगों की जिस तरीके से मैंने बर्बादी देखी है उससे भी कई गुना ज्यादा मेरा अधपतन होगा और मेरी बर्बादी होगी। ये कभी सोच के मैंने शराब शुरू नहीं की थी और मेरे ख्याल से शायद कोई भी व्यक्ति दारू बर्बाद होने के लिए, बदनाम होने के लिए पीना शुरू नहीं करता। मगर दोस्तों मैं अल्कोहलिक बन जाऊंगा, मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आ जाऊंगा, ये दोस्तों मुझे नहीं मालूम था और शायद मुझे लगता है कि किसी भी पीने वाले को ये नहीं पता होता। मगर दोस्तों शायद हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि हम में से कुछ लोग अनुवांशिक रूप से भी अल्कोहलिक होते हैं। सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पिताजी भी शराबी थे और मैं भी शराबी। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि दोस्तों उनके घर में कोई पीने वाला नहीं होता, फिर भी वो अल्कोहलिक बन जाते। तो मेन सवाल जो है वो ये है कि अपने अल्कोहलिक बनने के पीछे में मेरा क्या दोष था। तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। अल्कोहलिक बनना नहीं बनना ये मेरे हाथ में नहीं था और ये सोच के तो मैंने शराब नहीं पी थी कि भाई मैं अल्कोहलिक बनूंगा। तो आज इस बात के उत्तर नहीं है मेरे पास कि मैं अल्कोहलिक क्यों बना। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते रहते हैं में आने के बाद भी, तो उन लोगों के लिए यही सलाह है कि हम अल्कोहलिक बन चुके हैं, हमारे अपने अनुभव अगर ये बता रहे हैं, तो अब इस किंतु परंतु में इस चीज में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं ही क्यों अल्कोहलिक बना। ये सारी चीजें अब बेमानी हो चुकी है। अब अगर मैं अपने आप को अल्कोहलिक मानता हूँ, एक ऐसा शराबी की जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, जिसका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है और अब उसके लिए पीना यानी अकाली मौत और पागलपन का शिकार होना। पागलपन यानी दारू पी पी के हमारा दिमाग पूरा खराब हो जाता है, सोचने समझने की हमारी शक्ति चली जाती है, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी में सही और गलत का फैसला न ले पाना, और फिर अकाली मौत यानी समय से पहले मरना। ये चीजें अपनी जिंदगी में मैं आखिरी दिनों में मैं देख रहा था। 2003 में मैं मरते मरते बचा, 11 महीने में बीमार रहा। मगर दोस्तों ये बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल बीमारी बोलते हैं इसको, चतुर, चालाक,
भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी कि एक दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हो गया या फिर हम मरते मरते भी बचे हैं तो भी ये शराब इतनी शक्तिशाली है, ऐसे भ्रम में डालती है कि फिर हम दोबारा इसके शिकार हो जाते। तो मैं भी 2003 के बाद में फिर दोबारा इसका शिकार बना। वही हर अल्कोहलिक जैसा सोचता है, पहले जैसी नहीं पिएंगे, कंट्रोल में पिएंगे, ब्रांड बदल देंगे, कभी कभार पिएंगे। मगर दोस्तों, एक बार मैं अल्कोहलिक बन चुका हूँ तो अब मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं इसको अपनी बदौलत बंद नहीं कर सकता, इसको मैं हैंडल नहीं कर सकता और मुझे तलाशना है कि मेरी बर्बादी कितनी हुई है। ये सारी चीजें आखिर में मुझे दिख रही थी लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि जब मुझे दिख रहा था कि अब मरना तय है, या तो दारू बंद करना पड़ेगा नहीं तो फिर मरना बिल्कुल तय दिख रहा है। तो ऐसे में मैंने शराब बंद करने के प्रयास शुरू किए, अपना विल पावर लगाया, लेकिन मेरा विल पावर काम नहीं आया। सुबह कसम खाता था और रात को वो कसम दारू के प्याले में घोल के पी जाता था। कभी कभी कंडीशनल सरेंडर करके 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन शराब से दूर रहता था। मगर जैसे ही नॉर्मल सी आई फिर वही विचार आता था कि पहले जैसी नहीं पिएंगे, और जैसे ही शराब का पहला घूंट लिया फिर वापस वैसे ही हाल। तो ना विल पावर काम कर रहा है, ना आसपास का कोई डॉक्टर मदद कर पा रहा है, ना कोई मेडिसिन काम आ रही है। और ऐसे में जब दोस्तों मुझे भी अब लग गया कि अब शराब कुछ बंद होती नहीं, पीते पीते ही मरना है, भगवान की कृपा से दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। ये बात भी बहुत मायना रखती है कि आज मैं भगवान की कृपा बोल रहा हूँ, गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम, मेरी समझ का ईश्वर। क्योंकि ये में आने के पहले दोस्तों मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान था, मैं भगवान को नहीं मानता था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही मैंने पहली बार प्रार्थना की, सालों के बाद। और धीरे धीरे दोस्तों एक शक्ति को मानना मैंने कबूल किया। शुरू में नहीं, समय लगा, लेकिन आज मैं जो भी मेरी उच्च शक्ति है, जो भी मेरी हायर पावर है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, आज उस पर मेरी पूरी श्रद्धा है। लोगों की संकल्पना का ईश्वर मैं नहीं मानता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी कि मैं अपनी समझ का, गॉड ऑफ माई ओन कंसेप्शन मान सकता हूँ। और आज दोस्तों मेरी सोबराइटी का, मेरी रिकवरी का एक बहुत बड़ा वो आधार है। मेरे ईगो को, मेरे अहंकार को कहीं तो भी सीमित रखने का काम ये जो उच्च शक्ति की या ईश्वर की जो संकल्पना है वो आज मेरे जीवन में करती है। तो दोस्तों भगवान की कृपा से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे 2007 अगस्त में मिला। एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से, 2 महीने से वो दारू से दूर थे और उनका हाथ पकड़ के मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया। पहली बार मुझे पता चला दोस्तों कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ। एक ऐसा शराबी कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता। और इस चीज के लिए दोस्तों मुझे ए में आने के बाद में प्रयोग नहीं करने पड़े। कई बार हम एक्सपेरिमेंट करने को देखते हैं, अरे ये लोग बोलते हैं कि यार पहला ही घूंट घातक है तो प्रयोग करके देखेंगे। लेकिन मेरी इतनी खराब हालत थी, मैं मरना नहीं चाहता था, मैं शराब बंद करना चाहता था, जान के लाले पड़े थे। और इसीलिए दोस्तों मैं इन चीजों में नहीं पड़ा। 15 साल का जो मेरा शराबी जीवन था वही मुझे बता रहा था, काफी था, कि ये बात जो भी बोली जा रही है बिल्कुल सही है, कि मैं थोड़ी सी पी के रहने वाला शराबी नहीं हूँ और मेरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और पहली ही मीटिंग से मैंने इस फेलोशिप का, इस मीटिंग का ऐसा हाथ पकड़ लिया कि आज देखते देखते पिछले अगस्त में 16 साल हो गए। मुझे फिर पीछे पलटकर देखने का कोई मौका नहीं मिला। मगर इन 16 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को ए में आते और फिर बाद में यहाँ से वापस जाते हुए देखा। दुर्भाग्य से उनमें से कई लोग आज दुनिया में नहीं है। कई मेरे करीबी दोस्त मैंने खोए हैं, कई मैंने अपने एरिया के लोगों को मरते हुए देखा है। और ऐसे अनगिनत अननोन लोग हैं कि जिनको हमने मैसेज दिया, वो ए में आए, कुछ नहीं आए, आज वो भी दुनिया में नहीं। तो आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या में आया, मुझे ए का मैसेज मिला, भगवान की कृपा से मैं यहाँ टिक पाया। और कहीं तो भी ये जो प्रोग्राम है ए का, जो मुझे बताया गया, मैं उस पर कुछ हद तक काम कर पाया। आज 16 साल से जो सोबराइटी है उसमें शराब की दूरी भी है और एक जीने का आनंद भी है, जिसके सिवा हम शराब की दूरी को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दारू से दूर है, लेकिन अगर दारू छोड़ के भी मजा नहीं आ रहा जिंदगी में तो फिर ज्यादा देर तक हम दारू से दूर नहीं रह सकते। समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन हर हाल में मुझे शराब से दूर रहना है और इस शराब की दूरी का मुझे अपने जीवन में आनंद लेना है, चाहे हालात जैसे भी हो।
समाधानी रहना है। तो ये चीजें हासिल करने के लिए कहीं तो भी मेरे सामने में 12 कदमों का प्रोग्राम रखा गया। ए का प्रोग्राम सिर्फ शराब से दूर रहने का प्रोग्राम होता था तो 16 साल के बाद में आज भी मुझे मीटिंग नहीं करनी पड़ती। अगर हमको कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज कर देता है और बाद में वो तकलीफ दूर होने के बाद में फिर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो जो तकलीफ है वो अगर ठीक हो गई तो फिर डॉक्टर के पास क्या जाना। लेकिन हम सब लोग सालों के बाद में भी आज भी हम मीटिंग कर रहे हैं। मैं 16 साल से कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पहले आए हुए लोग 55 और 60 साल से मीटिंग कर रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण साफ है दोस्तों कि सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है। शराब तो बिल्कुल समस्या है, मेरी जान इससे जा रही थी, लेकिन सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है। तो बिग बुक चैप्टर 5 जो हमारा पूरा बेसिक जो प्रोग्राम है, हम शराबियों ने मिलकर ये जो प्रोग्राम, हमारे पहले आए हुए शराबी भाइयों ने ये प्रोग्राम अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, तो ये पूरी बिग बुक हमको एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोग्राम देती है कि जिसकी बदौलत मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है वो ना सिर्फ शराब से दूर रह सकता है बल्कि एक खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। और ये चीजें सिर्फ शराब से दूर रहने से हासिल नहीं होगी। बाहर की दुनिया में भी हम कई लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि अलग अलग कारणों से लोगों की शराब बंद हुई है। किसी की अचानक सडन कुछ हुआ, दारू बंद हो गई, कोई किसी धार्मिक जगह जाके शराब बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों उन लोगों को खुद को नहीं पता होता कि मेरी शराब क्यों बंद हुई और कैसे बंद, और ना ही अपने आप के बारे में कोई उनको विशेष जानकारी होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर को अच्छे तरीके से पता होता है कि मैं किस प्रकार का शराबी हूँ और मुझे शराब से हर हाल में कैसे दूर रहना है। अपने आप को जानने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति, एक अल्कोहलिक जाता है मेरे जैसा, और फिर उसके बाद में जब वो जीना शुरू करता है तो उस जीने का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो ये चीजें जो है, ये कहीं तो भी मेरे सामने में जो 12 कदमों का प्रोग्राम रखा गया, उन 12 कदमों पे चलने के बाद में मुझे हासिल होगी, ये मेरे पहले आए हुए लोगों ने बताया। और सीधी बात है दोस्तों कि ये जो प्रोग्राम है ओल्ड टाइमर अपने अनुभवों के माध्यम से हमारे सामने में रखते हैं, लेकिन यदि मैं खुद इस प्रोग्राम को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो मुझे बिग बुक पढ़नी पड़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये जो नाम इस पुस्तक का गिरा है, ये जो हमारा बेसिक टेक्स्ट है, बेसिक ग्रंथ है, जिसमें अल्कोहलिज्म से कैसे हम रिकवर होते हैं, ये दोस्तों हमको पढ़नी बहुत जरूरी है। जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते उनकी बात अलग है, लेकिन जो पढ़ना लिखना जानते हैं उन्होंने तो जरूर इसको पढ़ना चाहिए। आज हिंदी, मराठी या अलग अलग भाषाओं में भी इसके अनुवाद है। तो शुरू में पहली बार जब मैंने पढ़ा दोस्तों, तो उपन्यास के हिसाब से जैसे मैंने इसको पढ़ा, तो कुछ चीजें पल्ले में पड़ी, कुछ चीजें नहीं पड़ी, कुछ ही चीजें याद रही पाई। लेकिन ए में आते आते रहने से धीरे धीरे मुझे ये समझ में आई कि सिर्फ शराब की दूरी से काम चलने वाला नहीं है। मैं दारू से दूर हूँ मगर चैन सुकून नहीं था, समाधान नहीं था। अच्छी एक ही सर्विस में था, एक तरफ दारू की दूरी, एक तरफ एक ही सर्विस, पीड़ित शराबियों की मदद कर रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, लेकिन अंदर से समाधान नहीं था। कहीं तो भी ऊपर ऊपर से मैंने पहला और दूसरा कदम ले लिया था, जो बिग बुक चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स के शुरुआत में ही जिसका जिक्र है। 12 कदमों का एक प्रोग्राम हमारे सामने में चैप्टर 5 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके का शराबी हो, एक ही प्रोग्राम पे सफल हो सकता है यदि वो ईमानदार है। और शुरुआत में ही इस चैप्टर के लिखा है कि कुछ ही लोग हैं जो शायद पैदाइशी बेईमान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा है कि हर तरीके के लोग इस प्रोग्राम पे सक्सेस सफल हो सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 1935 से ये रिकॉर्ड है, लाखों लोग शराब से दूर है। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो जन्मजात बेईमान होते हैं, जो अपने आप से ईमानदार नहीं रह सकते। ऐसे ही लोगों को इस कार्यक्रम पे असफल होते हुए देखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस का है कि शराब से दूर रहने के लिए मैं कितना ईमानदार हूँ, मेरा कितना मन खुला है और मेरी कितनी मन की तैयारी हुई है। ये 3 चीजें अगर मेरे अंदर में है तो मैं बिल्कुल 100% ए का प्रोग्राम काम करता है, इट वर्क्स। अगर मैं इस पे काम करता हूँ, लाखों लोग इसके उदाहरण है और आज मैं खुद भी इसका एक उदाहरण हूँ। तो कहीं तो भी दोस्तों मेरे सामने में ये 12 कदमों का प्रोग्राम रखा गया था। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी सुनने के बाद कि कैसे ये बीमारी ला इलाज है,
कि इसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम ही इससे मुझे रिकवर कर सकता है। तो मुझे इन 12 कदमों पे काम करना पड़ेगा। ये 12 कदम मुझे मेरे पहले आए हुए या मेरे बाद में आए हुए एक अच्छे सदस्य से, जिसको हम अपना मार्गदर्शक कहते हैं, अपना स्पॉन्सर कहते हैं, उससे समझने पड़ेंगे। स्पॉन्सर का काम ही है कि वो ए का प्रोग्राम क्या है वो मुझको समझाए, ताकि मैं उस पे खुद चल सकूं। मेरा स्पॉन्सर मेरे लिए स्टेप्स नहीं लेने वाला, स्पॉन्सर की मदद से मैं इस प्रोग्राम को समझता हूँ और बाद में मैं खुद इन पे वन डे एट ए टाइम के आधार पे काम करता हूँ। तो शुरू शुरू में मैंने 2 कदम तो ऐसे ही चलते फिरते ले लिए। शराब के सामने मैं हार मान लिया और अपना जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, मेरी बर्बादी हो चुकी है, ये मैंने कबूल कर लिया। क्योंकि मेरे हाल बड़े खराब, वजन 35 किलो का, मानसिकता खराब, शादी नहीं हुई थी, काम धंधा पूरा खराब, कर्जे में, घर के हाल खराब, सोशल बॉयकॉट झेल रहा था। तो ऐसा कुछ बचा नहीं था और आखिरी में मरने की कगार पे था। हाथ पांव टेढ़े हो जाना, चक्कर आके गिरना, 24 घंटे का शराबी, तो और क्या बचा था जीवन में। तो ये बर्बादियां मैंने कबूल की और पड़ोसी पी के रह नहीं सकता, ये भी चीज मैंने कबूल की। नास्तिक इंसान था, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे भरोसा आ गया था कि यार ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ मेरी शराब बंद हो सकती है। इतने सारे लोगों की शराब बंद हुई है, मेरे दोस्त की शराब बंद हुई है जिसने मुझे मैसेज दिया, तो मेरी भी हो सकती है। तो जाने अनजाने दूसरा कदम भी मैंने ले लिया कि मेरे से पावरफुल ताकत मुझे होश में ला सकती है। और वो हो रहा था। एक ही मीटिंग में आने के बाद में मैं देख रहा था कि मैं होश में आ रहा हूँ, दारू पीने के विचार नहीं आ रहे, परिस्थितियां खराब है, लेकिन उसके बावजूद पीने के विचार नहीं आ रहे। तो कहीं तो भी दोस्तों ये शराब की दूरी मुझे मिलना हासिल हो गई। वैसे ही मेरे जीवन में जो अनगिनत समस्याएं थी वो मुझे परेशान कर रही थी। जैसा शादी नहीं हो पा रही है, काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा है, आर्थिक स्थिति जैसी की वैसी है। तो आखिरकार इन चीजों के लिए भी मुझे उसी उच्च शक्ति का सहारा लेना पड़ा कि जैसे शराब के मामले में ये शक्ति काम कर रही है, मुझे शराब से दूर रख रही है, तो मेरे जीवन की जो बाकी समस्या है उनके भी लिए ये कहीं तो भी मेरी मदद कर सकती है। और तीसरा कदम भी मैंने अनजाने में ही ले लिया या मजबूरी में ले लिया, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि अपना मन और जीवन, जिसको भी मैं अपना भगवान मानता हूँ, जो भी मेरी हायर पावर है, उसको सौंप देना। क्योंकि मैं अपने मन के हिसाब से जीवन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो तो कुछ रहा नहीं। मैं चाहता हूँ शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ मेरा काम धंधा ठीक हो जाए, वो नहीं हो पा रहा। कर्जे चुकता हो जाए, वो नहीं हो पा रहे। कुछ भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा और ए में आने के पहले भी नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे यहाँ भी हतबलता, यहाँ भी पावरलेसनेस समझ में आई कि मैं सिर्फ शराब के मामले में ही पावरलेस नहीं हूँ, मैं अपने जीवन के और भी क्षेत्रों में पावरलेस। तो आखिरकार जो भी मेरी समझ का ईश्वर था, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति, उसका सहारा मुझे लेना पड़ा। और तुरंत ही दोस्तों एक रिलीफ मुझे मिली, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आने लगा। थोड़ी जो चिड़चिड़ाहट थी, भविष्य की चिंताएं थी, क्या करूं कैसे करूं, उसमें कहीं तो भी कमी आई। तीसरे कदम का ये एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हमारी सोबराइटी पे आता है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जब तीसरे कदम को जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, उतना जीवन की जो चिंता है, परेशानी है, टेंशन, तनाव है, उसमें कहीं तो भी कमी आती है। आज भी दोस्तों मेरी सोबराइटी की एक रीढ़ की हड्डी के जैसी ये तीसरी स्टेप है। डे टू डे लाइफ में आज भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन तुरंत ही दोस्तों लेट गो आउट करता हूँ, तीसरा कदम मजबूत करता हूँ, तो तुरंत ही मुझे रिलीफ मिलती। लेकिन अब असली सवाल ये था कि क्या सिर्फ शराब की दूरी हासिल करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरे जैसे शराबी के लिए शराब की दूरी ही काफी है? तो इसी बिग बुक चैप्टर 5 में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि पहले के 3 कदम लेकर हमको शराब की दूरी यानी सोबराइटी हासिल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहलिज्म से हम रिकवर्ड हो गए। अल्कोहलिक नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। अल्कोहल तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक सिर्फ लक्षण है हमारी बीमारी का। लेकिन जो असली जड़ है वो है मेरा इज्म, यानी मेरा व्यक्तिमत्व, मेरा स्व। जब तक मैं इसको जानूंगा नहीं, इस पे मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा शराब के खतरे में रहूंगा। और अगर मैंने शराब नहीं भी पी ली तो भी इस जीवन का जो आनंद मैंने लेना चाहिए वो मैं नहीं ले पाऊंगा। और बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। कहीं तो भी मैं
ए में शराब से दूर हो रहा हूँ, पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, तीसरा बर्थडे, अच्छी सर्विस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, अल्कोहलिक लोगों को ए में ला रहा हूँ, उनको सोबर होते हुए देख के खुश हो रहा हूँ। मगर उसके बावजूद अंदर से जो समाधान होना चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो अंदर से स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आनी चाहिए, जीवन में एक आनंद आना चाहिए, वो कहीं तो भी मैं नहीं पा रहा था। और उसके पीछे का कारण था मेरा अपना स्वभाव। उसमें कोई फर्क नहीं था। अहंकार जैसे का वैसा ही हावी था। गुस्सा बिल्कुल नाक पे ही था। भड़कना ये मेरे स्वभाव की खासियत थी। भड़क जाना जरा सा भी मन के हिसाब से नहीं हुआ, जैसा भी मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मैंने अंगार भड़क दी मेरी। मेरा गुस्सा किसी न किसी पे निकल गया। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। ब्लेमिंग नेचर, लोगों पे ब्लेम करना, लोगों की नुक्स निकालना। और ये चीजों की वजह से कहीं तो भी जैसे घर के लोग परेशान थे पहले पीने की वजह से, तो वैसे ही सोबराइटी में शराब की दूरी के बाद में भी लोग परेशान, क्योंकि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं, काम धंधे पे वही हाल। मेरे काम धंधे पे तो बहुत ही खराब परिस्थितियां थी मेरी। काहे का घमंड था पता नहीं, लेकिन जिनका काम कर रहा हूँ उन पे भड़क जाना, उनकी गलतियां निकालना, उनको डोमिनेट करना। तो मेरे स्पॉन्सर ने शुरू शुरू में मुझे समझाया भी, क्योंकि उन्होंने ए में भी मेरे तौर तरीके देखे। ओल्ड टाइमरों से हुज्जत कर रहा हूँ और मीन मेक निकाल रहा हूँ, गलतियां निकाल रहा हूँ लोगों की, बहुत ज्यादा परंपराओं के सहारा लेके लोगों को डोमिनेट कर रहा हूँ। ये गलत, वो गलत, ऐसा सही, वैसा सही, तो और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग, लोग नाराज हो रहे हैं। तो जैसे मेरे संबंध पहले खराब थे, वैसे ही ये में आने के बाद में भी लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, रिजेंटमेंट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था कि जो अलग अलग कारणों से फिर शराब की तरफ जा रहे हैं। कोई अपने गुस्से की वजह से शराब पी रहा, कोई अहंकार में आके मीटिंग से दूर हो गया, फिर दोबारा शराब जिंदगी में आ रही, कोई सेक्स की वजह से शराब पी रहा, अनैतिक संबंध। तो अलग अलग कारणों से मैंने लोगों को दारू पीते हुए देखा। जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया 2 महीने के बाद में उसने खुद चालू कर दिया। तो ये सारे जो अनुभव आ रहे थे, तो आखिरकार दोस्तों रोज के रोज ओल्ड टाइमर अपने शेयरिंग में जो बातें बता रहे थे कि सिर्फ दारू की दूरी काफी नहीं है, और ए का जो प्रोग्राम है वो पहले कदम का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ ये 12 कदमों का प्रोग्राम है। तुमने सिर्फ पहला कदम लेके सीधे 12वें कदम पे छलांग लगा दिए। पहले कदम में दारू से हार मान लिए, बर्बादी कबूल कर लिए, और सीधा 12वें कदम पे लोगों को मैसेज दे रहे। लेकिन बीच में जो कदम है वो उन पे ध्यान ही नहीं, अपनी सफाई ही नहीं। मैं अपना इलाज करने के लिए आया था। मैं खुद बीमार इंसान हूँ, आध्यात्मिक रूप से बीमार। चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स में साफ तौर पे लिखा है कि हम स्पिरिचुअल मेलेडी के शिकार हैं, स्पिरिचुअली सीख रहे हैं हम लोग। और जब हम स्पिरिचुअली ठीक होते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है। लेकिन मैं तो अपना इलाज ही भूल गया, मैं लोगों का ही इलाज कर रहा हूँ, और उसके ही नतीजे थे कि मैं सिर्फ शराब से दूर था। ये तो भगवान की कृपा है कि जिस तरीके के स्वभाव दोष मेरे अंदर में थे, मगर मैं दारू की तरफ नहीं गया। अनगिनत लोगों को मैंने अलग अलग कारणों से दारू की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन मैं शराब की तरफ नहीं गया। लेकिन वो सारी चीजें मेरे अंदर खुद भी थी, और ये कभी भी मुझे फिर दोबारा दारू की तरफ में लेके जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा कि ये चीजें मुझे समझ में आई और मैं समझ पाया। ओल्ड टाइमरों का इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपने अनुभवों के माध्यम से हमको गाइड करते रहते। कुछ ओल्ड टाइमर थे जिनकी मेरे पे जिनकी नजर मेरे पर थी, और वो समय समय पे मुझे सचेत करते थे कि ये प्रोग्राम लेना क्यों जरूरी है। अगर मैं सोबर रहना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देख रहा था कि जिनके चेहरे पे चमक है, जो अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में क्विट रहते, नॉर्मल रहते, शांत रहते हैं। उनमें से कई ओल्ड टाइमरों को तो मैंने खुद परेशान किया, लेकिन वो उन्होंने कहीं तो भी मेरे से और रिएक्ट नहीं किए, मेरे को भला बुरा नहीं कहा, उसके बावजूद भी मुझे संभाला। तो मैं भी ऐसा बनना चाहता था कि यार, ये जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तमाम खराब परिस्थितियों में भी संयमित रहते हैं, ऐसी सोबराइटी मुझे भी चाहिए। मैं भी स्थिर रहना चाहता हूँ।
मैं भी जीवन जीने का आनंद लेना चाहता हूँ, मगर ओल्ड टाइमरों ने साफ तौर पे बताया उसके लिए तुमको प्रोग्राम लेना पड़े। मेरे अंदर में जो मेरी जो पर्सनैलिटी है, किस प्रकार की मेरी पर्सनैलिटी है, कैसा मेरा व्यक्तिमत्व है, उसकी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, उसकी छानबीन करनी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ शराब को ही प्रॉब्लम समझ के अब शराब बंद हो गई, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचकर अगर मैं बैठ गया तो मेरे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। और इसीलिए मेरे जीवन में फिर दोबारा शराब लाने वाली ऐसी कौन सी चीज है, उनकी इन्वेंट्री लेने के लिए मुझे बोला गया। चौथा कदम जिसको कहते हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आत्मजीवन की छानबीन की, अपनी सेल्फ इन्वेंट्री ले। बड़े खूबसूरत तरीके से चैप्टर 5 में लिखा है कि एक बिजनेसमैन जैसे हर साल अपने बिजनेस की इन्वेंट्री लेता है, और जो भी अगर खराब चीजें हो गई है, वस्तु हो गई है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है, नई चीजें इंट्रोड्यूस करता है। उसके अपने बिजनेस को अच्छा रखने के लिए ये इन्वेंट्री बहुत जरूरी होती है। ठीक वैसे ही मैं एक आध्यात्मिक रूप से बीमार इंसान हूँ, स्पिरिचुअली सिक हूँ, और अल्कोहलिज्म जो बीमारी है वो कहीं तो भी मेरे आत्मा से, मेरे अपने व्यक्तिमत्व से संबंधित बीमारी है। ये सिर्फ मन और शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं तो भी मेरी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। सारी चीजें मेरे अंदर में भरी हुई है जो मुझे फिर दोबारा शराब पिला सकती है। मेरा घमंड कभी भी मुझे ए से दूर लेके जा सकता है, कभी भी मुझे फिर दोबारा दारू के अड्डे पे लेके जा सकता है। मेरे अंदर जो रिजेंटमेंट है, खुन्नस, ये मेरा नंबर वन अपराधी है, जो कई प्रकार के गलत काम मेरे से करवाता है। ये अगर मेरे अंदर में है तो ये कहीं तो भी मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकता है। मेरे अंदर अगर सेक्स की भावना है, मोर सेक्स की भावना, अनियंत्रित सेक्स की भावना, इसके चक्कर में आके मैं शराब पी सकता हूँ। मैं यदि कई प्रकार के डर से भरा हुआ हूँ तो ये जो मेरा डर है, ये कहीं तो भी मुझे जीने का आनंद लेने से रोकेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव दोष मेरे अंदर में है, कहीं तो भी जब तक मैं इनको जानूंगा नहीं, तब तक दोस्तों मैं ये कितने खतरनाक है और क्यों इन पर काम करना जरूरी है, ये मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो आखिरकार 4 साल के बाद में मैंने अपना स्टेप स्पॉन्सर बनाया, खास तौर पे चौथे कदम की अपनी इन्वेंट्री लेने के लिए, अपनी छानबीन करने के लिए कि अब दारू से तो मैं दूर हूँ, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो मेरे जीवन में फिर दोबारा शराब ला सकती है। कहीं तो भी उनको जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बाकी लोगों को देख रहा था कैसे वो अलग अलग कारणों से फिर दारू पी लिए, कोई महीने भरे के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई साल भर बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद में। तो ताज्जुब होता था कि इतने सालों के बाद में ये लोग फिर शराब क्यों पी रहे हैं। और कुछ लोग दारू नहीं पी रहे लेकिन चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, दारू नहीं पी रहे लेकिन जीवन में कोई सुख चैन ही नहीं है, रो ही रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, ये कहीं तो भी मैं इनसे बचना चाहता था। और इसीलिए दोस्तों, हाउ इट वर्क्स, ये चैप्टर 5 में साफ तौर पे बताया गया कि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं, और सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है। इसलिए हमको अपनी आध्यात्मिक रिकवरी पे काम करना पड़ेगा, अपने इज्म को कहीं तो भी पहचानना पड़ेगा। तो चौथे कदम में अपने स्पॉन्सर की मदद से मैंने अपने आप की छानबीन शुरू की। आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है दोस्तों ए को, क्योंकि अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, उसका जो इलाज है वो मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, ना मनोचिकित्सा शास्त्र के पास भी। अभी तक कोई ऐसी टेबलेट नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी कि जिसको हमने खा लिए और शराब पीने की इच्छा खत्म हो गई और अब हमको फिर दोबारा दारू की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कम से कम ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आज अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है वो एक आध्यात्मिक बीमारी है, और उसका जो इलाज है वो इलाज भी आध्यात्मिक तरीका ही बताया गया। जो ये 12 कदमों का प्रोग्राम, खास तौर पे चौथे कदम में हम अपने उस आध्यात्मिक बीमारी पर काम करना शुरू करते हैं। वैसे तो पहले कदम से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, हमें हमारे चरित्र के दोषों की वास्तविक प्रकृति क्या है, ये जानने की जो शुरुआत है वो चौथे कदम से होती है।
जब हम अपनी नैतिक सूची बनाते हैं कि मेरे अंदर में क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने भी स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में जो 4 प्रकार की जो छानबीन बताई गई है, इन्वेंटरी बताई गई है, वो मैंने लिखना शुरू किया। खुन्नस की इन्वेंटरी, कैसे कैसे मैं लोगों से खुन्नस से भरा हुआ हूँ। 250 लोगों की लिस्ट बनी। अब जो आदमी 250 लोगों से चिढ़ा हुआ है, 250 लोगों के प्रति मन में खुन्नस भरी हुई है, तो वो आदमी कैसे सुख चैन में रहेगा। जब भी ऐसे लोग जिनसे मैं चिढ़ता हूँ वो नजर के सामने में आते थे, तो मैं अंदर से बिल्कुल लाल पीला हो जाता था। पहले नंबर पे मेरे पिताजी का नाम था, फिर बाद में दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, और फिर लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही। और ए में आने के 4 साल के बाद में इन्वेंट्री लिया तो ए के मेंबरों से भी रिजेंटमेंट थे, उनके प्रति भी खुन्नस थी। और ये खुन्नस आखिरकार दोस्तों मेरा अपना खुद का नुकसान कर रही थी। जिनसे हम गुस्सा करते हैं, जिनकी हम खुन्नस पालते हैं, वो तो अपने घर में आराम से सोते हैं, लेकिन मैं इधर अंदर से बेचैन होते रहता हूँ। ये खुन्नस किसी भी तरीके से मेरी किसी फायदे की नहीं है। जो लोग मेरे मन के खिलाफ काम करते हैं तो वो भी मेरे जैसे ही बीमार लोग हैं, उनको माफ करना पड़ेगा। और जब मैंने अपनी छानबीन की तो मैंने देखा कि लोगों से ज्यादा तो मैं ही दोषी हूँ, मैं ही गलत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन के हिसाब से हो सब। कई लोगों को मैंने खुद दुखाया हूँ और उसके बावजूद भी मैं लोगों से ही खुन्नस खा रहा हूँ। तो आज मैं अगर शराब से दूर रहना चाहता हूँ तो मुझे ये जो लोगों के प्रति मेरे मन में जो चिढ़ गुस्सा भरा हुआ है, उसको कहीं तो भी छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे मन की शांति मिलेगी नहीं। और एक आध बार ऐसा ना हो कि मारे गुस्से के मैं दारू के अड्डे तक चले जाऊं। और कई अनगिनत लोगों को हमने देखा है दोस्तों। तो इस पर मुझे काम करना पड़ा। ठीक वैसे ही डर, कई प्रकार के डर से मैं भरा था। और ये डर इसलिए पैदा होता है कि सब कुछ मैं अपने मन के मुताबिक करना चाहता हूँ। मुझे और कॉन्फिडेंस रहता है, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। और जब नहीं होता तो फिर वो इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षा की भावना। फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा कि नहीं होगा। होते दिखता है तो खुश होता हूँ, और नहीं होते दिखता तो बेचैन हो जाता हूँ, और नहीं हुआ तो फिर रोने लग जाता हूँ। तो इसीलिए एक प्रोग्राम ने बताया कि ये जिंदगी तू नहीं चला रहा, और दुनिया भी तेरे हाथ में नहीं है। तू जैसा बोलेगा वैसा नहीं होने वाला। ये जो अपनी मनमानी है कि सब कुछ मेरे ही मन के हिसाब से हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आखिरकार अपने किस किस प्रकार के डर मेरे अंदर भरे हैं की इन्वेंट्री ली। और सही में मानना पड़ा मेरे को कि इस दुनिया को मैं चलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। और नहीं हुआ तो फिर रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो आखिरकार मुझे अपने डर से कहीं तो भी आजाद होने के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ा। ईश्वर, मेरी समझ का ईश्वर, मेरी समझ की उच्च शक्ति। लेकिन बात सही है दोस्तों, अगर हमको डर से आजाद होना है तो हमसे पावरफुल ताकत के हवाले अपने मन और जीवन को देना पड़ता है। आज जो भी मेरा ईश्वर है, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, जब मैं उसको अपना जीवन सौंप देता तो सारे डर खत्म हो जाते। एक अच्छी शुरुआत मेरे जीवन में इन चीजों की वजह से हुई। ठीक वैसे ही दोस्तों, सेक्स की इन्वेंटरी, सही में एक अ, बहुत साफ तरीके से बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कि जिसको सेक्स के प्रॉब्लम नहीं है। और इतना क्लियर तरीके से लिखा है, इतना हार्ड वर्ड में लिखा है कि जिस व्यक्ति को अगर सेक्स के प्रॉब्लम ना हो, शायद वो इंसान ही ना हो। इस भाषा में लिखा है। तो ये चीजें हमको कहीं तो भी एक सुकून देती है कि अगर हमको कुछ सेक्स के प्रॉब्लम है, अगर हम मोर सेक्स के शिकार है, यानी सेक्स के मामले में हमको बहुत ज्यादा अगर भूख है, या फिर हमको कुछ इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यानी ऐसा कुछ ऐसा हमको लगता है कि यार इस मामले में हम कुछ तो भी कमजोर है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जिसको किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान में ये पाए जाते हैं। तो अगर ऐसे कुछ मेरे प्रॉब्लम है तो उसकी भी इन्वेंटरी लेने के लिए एक प्रोग्राम ने बताया। अगर हमने पिछले दिनों कुछ गलत काम किए हैं, किसी को अपने स्वार्थ की वजह से या अपने मतलबीपन की वजह से किसी का नुकसान किया है, तो ए का प्रोग्राम कहता है कि भाई माफी मांगो, भरपाई करो, जहाँ हो सकता है, और जहाँ नहीं हो सकता उनको छोड़ दो। सेक्स के मामले में कहीं तो भी एक अच्छा आदर्श जीवन हम आज जी सकते हैं कि
सेक्स तो बिल्कुल नेचर ने दिया है, निसर्ग ने, भगवान ने दिया है। सिर्फ उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो एक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति, जो ईश्वर ने और निसर्ग ने दिया, लेकिन उसको विकृति बनाना हमारे हाथ में था। हमने उसको विकृति बना दिया। तो जो हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, उसको नैसर्गिक प्रवृत्ति रखना या उसको विकृति बनाना, ये कहीं तो भी हमारे हाथ में है। तो इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ाने में सेक्स की जो भावना थी वो भी बिल्कुल मददगार थी उसमें। और ये चीजें आज भी हमारे लिए बड़ी डेंजरस है। हमारे जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां है वो इतनी ताकतवर रहती है कि कभी भी दोस्तों हमको गलत राह पे लेके जा सकती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता है, चरित्र निर्माण की, यानी अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को बढ़ावा देने की। इन्वेंट्री लेने के बाद में एक सबसे अच्छी बात होती है कि आज हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हमारे अंदर में अच्छाइयाँ क्या है, हमारे अंदर बुराइयां क्या है, कौन से स्वभाव दोष हमारे अंदर में है और कितने पावरफुल है और उनसे क्यों बचना चाहिए। ये जो चरित्र के दोष है ये कभी अंदर से जाने वाले नहीं है। मेरा घमंड कभी नहीं जाएगा, मेरा गुस्सा कभी नहीं जाएगा, मेरी काम वासना कभी नहीं जाएंगी, मेरे अंदर की जलन की भावना कभी नहीं जाएंगी, मेरे अंदर की लालच कभी नहीं जाएंगी। लेकिन इन सब को जानने के बाद में, और ये जानने के बाद कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, एक ऐसा शराबी कि जो थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, मेरे लिए इन चरित्र के दोषों पे नजर रखना और इन पे काम करना बहुत जरूरी है। जो बिग बुक चैप्टर 6 है इनटू एक्शन का, वो बाद में हमको इन चीजों के बारे में बताता है कि हमारे ये जो चरित्र के दोष जो है, अब हमको बीमारी पता चल गई। चौथे पांचवें कदम में कहीं तो भी हमारी बीमारी हमको पता चल जाती है, डायग्नोसिस हो जाता कि स्पिरिचुअल डिजीज है, आध्यात्मिक बीमारी है। और अब वन डे एट टाइम, एक दिन के आधार पे इन पे हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पांचवा जो चैप्टर है बिग बुक का, ये कहीं तो भी हमारी असली बीमारी हमारे सामने में लाके रख देता है कि सिर्फ शराब प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपने अल्कोहलिज्म को देखेंगे तो शराब हमारी जिंदगी में लाने वाले हमारे जो चरित्र के दोष है, कहीं तो भी वो इसमें मददगार थे। हमारे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने में हमारे चरित्र के दोष थे। आज मैं इस बात को कबूल करता हूँ, मेरे घमंड ने मुझे शराबी बनाया, मेरे गुस्से की वजह से मेरी शराब बढ़ी, मेरे काम वासना की वजह से मैं ज्यादा पीता था, मेरे अंदर में जलनपना थी, ईर्ष्या थी लोगों से, मेरे अंदर में एक अपने आप को अकेला समझना या फ्रस्ट्रेशन में जीना, इन सारी चीजों की वजह से मेरे शराबीपन में बढ़ोतरी हुई। अहंकार सबसे बड़ा रीजन था। लोग समझा रहे थे, मैं मानने को तैयार नहीं। मैं मुंह की खा रहा हूँ, मैं मरते मरते बच रहा हूँ, फिर भी मैं कबूल नहीं कर रहा। तो मेरे अल्कोहलिक बनने के पीछे में सिर्फ शराब नहीं दोस्तों, मेरे चरित्र के दोष भी कारणीभूत थे। तो बिग बुक चैप्टर 5 में हमको कहीं तो भी ये बात पता चलती है कि अल्कोहल इज ओनली सिम्टम, शराब सिर्फ एक लक्षण है। असली जो जड़ है वो मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरी पर्सनालिटी है। अब हम ये में आ गए, अब हमको शराब की दूरी मिल गई है, अब इसको कंटिन्यू रखना है। अगर हम आजीवन शराब से दूर रहना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन, तो अपने आप को हमको जानना पड़ता है। जब हम अपने आप को जानते हैं तो आगे के कदमों में इन जो भी हमारे चरित्र के दोष है, जो स्वभाव की कमजोरियां है, वन डे एट ए टाइम, एक दिन के आधार पे हम उन पर काम करते हैं। और यही चीजें दोस्तों हमको सोबर रखने में मदद करती है और हमारे जीवन में जो चित्त शांति है, जो मन शांति है, उनको कायम रखने में हमको मदद मिलती है। थैंक यू।